हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की स्टडीज़। आई होप कि जो हमने लास्ट टॉपिक किया प्रोबेबिलिटी का वो आपको क्लियर है। सो आज हम एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं फॉर टू इवेंट्स और उन्हीं से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ जी, सपोज मेरे पास एक सैम्पल स्पेस है रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, उसकी सैम्पल स्पेस होगी। अब मेरे पास इस सैम्पल स्पेस मेरे पास जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है और ये जो सैम्पल स्पेस है उससे रिलेटेड मेरे पास दो इवेंट्स हैं, से ए एंड बी, ठीक है। और हमें पता है ए और बी क्या होंगे, सबसेट ऑफ एस होंगे, ठीक है। सो वो कहता है कि फाइंड करो कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है, मींस प्रोबेबिलिटी या तो ए अक्कर करे या बी अक्कर करे, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है उसकी मैथमेटिकल जो आंसर है वो किसकी इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सेट थ्योरी को ही हम प्रोबेबिलिटी में लगा रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर सपोज टोटल सैम्पल स्पेस जो है उसमें n एलिमेंट्स हैं, सो टोटल आपके पास, ठीक है, n क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब सैम्पल स्पेस में आपके पास क्या है, n इवेंट्स, ठीक है। सो मैं मान लेती हूँ इसके फेवर में m1 है, इसके फेवर में m2 है, ठीक है। सपोज इस तरह से ले लेते हैं। सो a के फेवर में मान लेती हूँ m1 और b के फेवर में क्या है, m2 इवेंट्स हैं इन फेवर ऑफ a, b रिस्पेक्ट, ठीक है, क्लियर है। सो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a किसकी इक्वल होती है, फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, दैट इज m1 बाय n। प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या होनी चाहिए, फेवरेबल इवेंट्स या फेवरेबल आउटकम्स associated to the event B divided by total outcomes, that is n। यहाँ देखिए, एक ये A है, एक ये आपका B है, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी इंटरसेक्शन है, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, मेरे पास A और B से रिलेटेड फेवरेबल अमाउंट्स हैं। हो सकता है A और B में कुछ क्या हो, कॉमन फेवरेबल इवेंट्स हों। सपोज यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सो वो 3 किस में आएंगे, A इंटरसेक्शन B में। सो A इंटरसेक्शन B में भी क्या आ रहे हैं, कुछ फेवरेबल वैल्यूज़। तो मैं मान लूँ कि जो M है इन फेवर ऑफ A इंटरसेक्शन B है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं A इंटरसेक्शन B निकालूँ तो वो कितनी बननी चाहिए, M/n, ठीक है। ये वाला एरिया निकाल लूँ। इसको एग्जाम्पल से पहले समझते हैं, आगे फिर करते हैं। जैसे सपोज़ मैं लेती हूँ S, आपके पास एक सैम्पल स्पेस है, आपने एक डाई रोल किया, ठीक है। सो आपके पास सैम्पल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। A इवेंट है जो रिलेटेड है इवन नंबर से और B इवेंट है जो रिलेटेड है प्राइम नंबर से। सो मैंने क्या निकालनी है, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A देखिए, या थोड़ा और ले लेते हैं, 1 मिनट। B ले लेते हैं इवेंट लेस देन 3, नंबर्स लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन 3 ले लेती हूँ, तो क्या नंबर आए 1,2, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A आप देखिए क्या बनती है, 3/6 मीन्स 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या बन रही है, 2/6, दैट इज़ 1/3। अब A एंड B दोनों, A और B आए, ठीक है, A एंड B मतलब क्या हो, नंबर इवन भी हो और लेस देन भी हो, तो उसके फेवर में जो वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ कौन है, 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी, 1/6। बात समझ में आ गई। सो इसके फेवर में क्या है, ये M है, ये M है, ये M2 है और ये M3, ठीक है, क्लियर है। सो वही हमने यहाँ पे किया, क्लियर। सो अगर मैं चाहती हूँ कि यूनियन की आपने क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालनी है तो हमें क्या लिखना है, फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल आउटकम्स, पूरा नहीं लिख रही मैं, फेवरेबल आउटकम्स फॉर A यूनियन B डिवाइडेड बाय n आना चाहिए, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम्स फॉर A यूनियन B आप देखिए क्या बनती हैं, 2 बनती है, 4 बनती है, 6 बनती है और 1 बनती है, इन दोनों की यूनियन कर दीजिए, ठीक है। इट मीन्स आपकी जो फेवरेबल इवेंट्स हैं ये 4 आ रहे हैं। ये 4 आ कैसे रहे हैं, M1 मेरा कितना है, 3, M2 मेरा कितना है,
2, m मेरा कितना है 1, ठीक है। सो ये टोटल फेवरेबल इवेंट्स मेरे 4 आ रहे हैं। ये 4 कहाँ से आएगा? फेवरेबल इवेंट्स ऑफ m1 प्लस फेवरेबल इवेंट्स फॉर b माइनस क्या? इंटरसेक्शन ऑफ A यूनियन B कैसे कवर होती है? अगर आप बोलो A यूनियन B, तो A यूनियन B क्या है? ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि इन दोनों का प्लस किया तो सारा कवर होता है। उसमें से ये कॉमन को एक बार फिर माइनस किया, क्योंकि ये कॉमन यहाँ पे भी कवर होता है और यहाँ पे भी कवर हो रहा है। बात समझ में आ रही है? आपने सेट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया है तो आपको ये फटाफट समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, अब इसको करते हैं आगे। तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है? फेवरेबल आउटकम्स फॉर ए यूनियन बी किसकी इक्वल होंगी? m1 प्लस m2 माइनस m। क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि ये पूरा m1 है, इसमें ये हिस्से में भी m1 है, ये हिस्सा भी कवर है। सो m1 के अंदर m भी है, ठीक है। इसी तरह ये आपका m2 है, सो m2 में भी m है, ठीक है। और ये आपका m है, ठीक। सो 2 बार m आ गया, उस m को एक बार हमने क्या कर देना है? माइनस, ताकि क्या बन जाए? फेवरेबल इवेंट्स फॉर ए यूनियन बी। तो वही हमने यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है, क्लियर है? अब इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे? n से, ठीक है जी। सो मेरे पास क्या बनी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसको बच्चे क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ m1 बाय n, m2 बाय n माइनस m बाय n। ये हमने क्या पढ़ी थी कि ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? a की। ये हमने पढ़ी किसकी प्रोबेबिलिटी है? b की, ठीक है। और ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? अभी हमने पढ़ी ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? ये इंटरसेक्शन वाले एरिया की, जो ये m हमारा क्या निकला है? 1, ठीक है। सो अगर मैं एग्जांपल के हिसाब से करूँ तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ a बन रही है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ b बन रही है 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या बन रही थी? 1/6। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी बन रही है a यूनियन b यानी कि 2/3। हाँ जी, बात समझ में आई कि हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डू दिस, ठीक। तो इसके साथ के रिलेटेड जो भी सम आएगा वी कैन डू इट। हमने एग्जाम्पल ये करके थोड़ा सा उसका आइडिया ले लिया, ठीक है जी। हाँ जी, अगर सपोज इसी थियरम के अंदर इसको एक बार दोबारा लिखते हैं, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इट मीन्स दे कैन नॉट अकर टुगेदर। सो अगर वो साइमल्टेनियसली आ ही नहीं सकते, ठीक है, तो इट मीन्स उनकी इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगी? 5। सो अगर 5 है तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नल सेट हमेशा क्या होती है? हमने थ्योरम पढ़ी है, ये हमेशा क्या होती है? 0। सो यहाँ पे ये वैल्यू 0 होगी। तो इस केस में आपकी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये हमने किया किसके लिए? 2 इवेंट्स के लिए। सिमिलरली यू कैन प्रूव इट फॉर द 3 इवेंट्स। जहाँ पे सपोज मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव इट। हमने जो सेट्स वाला टॉपिक है वहाँ पे पढ़ा हुआ है कि ए यूनियन बी यूनियन सी है, उसमें हम कैसे लिखते हैं यूनियंस का आउटपुट, ठीक है। तो वही आउटपुट लिख रही हूँ, ठीक। क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सेट्स थ्योरी में हमने 3 जो आपके पास सेट्स होते हैं उनकी यूनियन का फार्मूला लगाया है। सो उसकी यूनियन की जो भी आउटपुट जो भी आपका फार्मूला बनता है उसके आगे हमने ये प्रोबेबिलिटी लगा दिया, ठीक है, क्लियर है। सो सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि ए बी एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है। सो अगर एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो ये सारी इंटरसेक्शंस क्या होनी चाहिए? 0, ठीक है। सो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन क्या है? 5। इट मीन्स ए एंड बी, बी एंड सी
सी, ए एंड सी एंड ए एंड बी एंड सी, ये सारे क्या हैं 5, तो इनकी प्रोबेबिलिटी बच्चे क्या बन गई 0, तो ये 0 बन गई। तो मेरे पास उस केस में आंसर क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। हाँ जी, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अब ये प्रॉपर्टीज़ हम प्रूव करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी का इंटरसेक्शन ये किसकी इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहले तो बच्चे आप ये रीजन ही देखिए कि ये रीजन क्या बनता है। ए कॉम्प्लीमेंट अगर आप सेट में देखो तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा एरिया आ रहा है, ये सारा एरिया आ रहा है, ठीक है। उसकी इंटरसेक्शन किसके साथ करनी है, बी के साथ, तो बी देखो कौन सा है ये, तो आप देखिए दोनों की इंटरसेक्शन में कॉमन एरिया सिर्फ क्या आ रहा है, ये वाला, ठीक है। इट मीन्स जो ये चीज़ है ये क्या है, एक्चुअली ये वाला सिर्फ एरिया, ठीक है। सो ये एरिया की प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी आप सिर्फ क्या ले रहे हो, सो ये आपको, इसको आप क्या लिख सकते हो, नोन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी ओनली। सो ना ए अक्कर कर रहा है, ठीक है, ए अक्कर नहीं कर रहा तो ये सारा अक्कर नहीं करेगा, बी ओनली का मतलब बी माइनस ए भी आप लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। सो ये एक्चुअली क्या है, बी माइनस ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, कि बी तो अक्कर करे पर ए अक्कर ना करे, तो ये वाला सेक्शन ए का और ये वाला दोनों ही अक्कर नहीं कर रहे, ठीक है। थोड़ा आइडिया आपको समझ में आया हम निकाल क्या रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस सेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल रही हूँ, ये मैं निकालना चाहती हूँ, ठीक है जी, क्लियर है। सो करते हैं सम को। हाँ जी, अब देखिए ये जो आपका सेट था, ठीक है, हमने बोला ए, ये वाली मैं कॉन्सेप्ट लेके चली हूँ, अगर ये वाला सेट लूँ, ठीक है, और ये वाला सेट लूँ, ठीक, कौन सा, ए एंड बी एंड ए नॉट एंड बी, ठीक है। ए नॉट एंड बी बच्चे कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है। अभी हमने किया सिर्फ ओनली बी है ये, ठीक है, अभी पढ़ा है। ए एंड बी क्या है, ये वाला एरिया, ठीक है। सो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, सो दिस एंड दिस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट। पर अगर आप इन दोनों की यूनियन करो तो क्या बन रहा है, आप देखिए पूरा सेट बन रहा है, कौन सा सेट बन रहा है, बी बन रहा है। अब हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखी, ठीक है। हाँ जी, ये लेना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आप फार्मूला में देखो, एक तो मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए और एक ये रिलेशन चाहिए। ये रिलेशन तो यहाँ से आपको मिल ही रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब मैं पूरे सेट की बात कर रही हूँ, तो मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, एक ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट किससे मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी से। इसलिए मैंने क्या ले लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को कैसे लिख सकते हैं, ए नॉट इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन। अब अगर मैं इस सेट को सी मान लूँ, इसको डी मान लूँ, तो मेरे को पता है सी एंड डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो अगर मैं इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी लगाऊं, हाँ जी, अब ये देखते हैं, पहले ये वाला सेट देखते हैं, पहले सेट्स देखते हैं प्रोबेबिलिटी से पहले, और एक देखते हैं ए नॉट एंड बी। सो पहले मैं निकाल रही हूँ ए एंड बी नॉट। बी नॉट देखिए कौन सा सेट होता है जिसमें बी इंक्लूड नहीं होगा, वो ये वाला सेट होगा, ठीक है। ये बी है आपका, ये आपका ए है। सो ए एंड बी नॉट का मतलब ये वाला सेट, ठीक है। तो ये क्या है, ओनली बी, सॉरी ओनली ए। सिमिलरली ये निकालोगे तो क्या निकलेगा, ओनली बी, ठीक है। इन दोनों की क्या करें हैं, यूनियन। अगर आप इनको हाईलाइट करो तो कौन से सेट आप यूज़ कर रहे हो, एक ये वाला सेट और एक ये वाला सेट, ठीक है। अभी हमने फार्मूला में पढ़ा कि अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी लेना चाहते हो तो क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉमन वैल्यूज़, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी निकालनी है, ठीक है, तो इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी या फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्या निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, क्लियर है।
अब हमें पता है कि ये दोनों इवेंट्स, देखिए ये जो ब्लू कलर शेडेड है, सपोज़ ये E1 है और ये E2 बोल दूँ, तो ये E1 E2 जो हैं, सपोज़ इसको E1 बोल देती हूँ, इसको E2 बोल देती हूँ, तो ये दोनों इवेंट्स आपको क्या नज़र आ रहे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सो E1 कोमा E2 क्या हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब E1 E2 की जगह पे अगर मैं फॉर्मूला यूज़ कर लूँ उनकी वैल्यूज़, तो इस तरह से बनेगी, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से लूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से, और आपस में प्लस करूँ, करो प्लस, ये और ये प्लस होएंगे, तो क्या आंसर बनेगा? सॉल्व करके देखिए, फार्मूला में सिर्फ पुट ही करना है। सो कट व्हाट विल बी द आंसर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ए नॉट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये वाली, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस, अब इसका फार्मूला लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये ट्वाइस आ रहा है, तो क्या लिखें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गई बात? हाँ जी। सो इस थ्योरम से एक्चुअली हमें पता क्या लग रहा है? हमने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट एंड बी का मतलब क्या है? ओनली बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी मीन्स ये वाली प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इस एरिया की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी नॉट, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, ये क्या है? ये वाली। अब ये दोनों क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, दोनों में कुछ कॉमन एरिया नहीं है, ये E1 है, E2 है, ठीक है। सो अगर मैं उनकी यूनियन करूँगी तो कॉमन वैल्यू तो कोई है ही नहीं। इसका मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो ये इवेंट अक्कर करे या ये इवेंट करे, दोनों इकट्ठे तो अक्कर कहीं नहीं कर सकते। इट मीन्स अगर आप इसकी बात कर रहे हो, इनकी प्रोबेबिलिटी की बात, तो आप किसकी बात कर रहे हो? कि ओनली, ठीक है। तो या तो ए हो या बी हो, दोनों इकट्ठे ना हो, ये एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सो इसको आप और क्या लिख सकते हो? एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट। पर ये जो प्रोबेबिलिटीज़ है ना, जो है डायरेक्टली देखनी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। सो अगर आपके पास 2 इवेंट्स दिए हैं या 3 इवेंट्स दिए हैं, उन केसेस में सेट्स को यूज़ करके आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो फटाफट निकल आएगी, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है कि एग्जैक्टली एक अक्कर करे या इवेंट ए या इवेंट बी, तो इट मीन्स ओनली ए या ओनली बी, दोनों का कॉमन पार्ट अक्कर नहीं कर सकता, ठीक है। सो इट मीन्स आप किसकी बात कर रहे हो? इस वाली प्रोबेबिलिटी की। तो उसका ये फार्मूला है, बस आपने इस फार्मूला को क्या करना है? यूज़, दैट्स इट। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट देख रहे हैं। हाँ जी, हमने पढ़ा कि ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, ये क्या है? एग्जैक्टली वन ऑफ इवेंट फ्रॉम ए कोमा बी अकर्स, कोई एक इवेंट अकर करेगा या ए या बी, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा कि ये दोनों क्या हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है। जिन इवेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, ये E1 है, ये E2 है, सपोज मैं मान लूँ, ठीक है। तो इट मीन्स इनकी जो प्रोबेबिलिटी की यूनियन होगी वो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, क्योंकि इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या है? 0। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इंटरसेक्शन दिस इज इक्वल टू 0। ये वाली एरिया, क्योंकि ये कॉमन है ही नहीं, तो ये वैल्यू क्या है? 5 सेट 5 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी? 0। सो अगर मैं 2 इवेंट्स का यूनियन कर रही हूँ और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। सो वही मैं फार्मूला यहाँ पे लगा रही हूँ, ठीक है। अब ये क्या है? ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ A, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A मीन्स दिस, प्लस ये क्या है? ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ B, सो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है, माइनस ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B,
ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये हमने पढ़ा अभी, इसको मैं क्या इस तरह से लिख सकती हूँ, दो इंटरसेक्शंस थी, एक बाहर ले ली मैंने। अब यहाँ से क्या बना, ये दो इंटरसेक्शन को सिर्फ स्प्लिट किया और कुछ नहीं किया। जैसे 2x है तो 2x को मैंने क्या लिखा, x, x, ठीक है, क्लियर। सो ये चीज़ किसका फार्मूला, A यूनियन B का, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला बन गया। इट मीन्स अगर आप एग्जैक्टली वन प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो तो वो किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूनियन माइनस उनका जो कॉमन वैल्यू है, उन दोनों को माइनस करोगे तो भी क्या आएगा, एग्जैक्टली वन इवेंट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गई ये थ्योरम क्या कहती है। हाँ जी, तो आप ये फार्मूला भी किसके लिए यूज़ कर सकते हो, ये फार्मूला किसके लिए, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन इवेंट अकर। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब अगर मेरे पास टू इवेंट्स ए एंड बी हैं, ठीक है, सैम्पल स्पेस ये आपकी एस इज़ दी सैम्पल स्पेस, ठीक है। सो हमने प्रूफ क्या करना है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो कम होगी किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से भी, एंड यूनियन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, कम, और ये किससे कम और इक्वल हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। अब हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या होगा, सबसेट ऑफ ए, ठीक है, एंड प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे आपको दिख रही है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी इनकी लूँ तो डेफिनेटली इनकी प्रोबेबिलिटी, हमने ये तो पढ़ा हुआ फॉर्मूला कि अगर कोई किसी का सबसेट है तो उनकी सबसेट की प्रोबेबिलिटी उसके इक्वल या उससे लेस होगी, उस सेट के से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये यहाँ से आ गया। अब इसी तरह जो ए आपका सेट है वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि ये सबसेट है, ये सुपर सेट है, तो सुपर सेट की प्रोबेबिलिटी हमेशा सबसेट से क्या होगी, बड़ी। ठीक है, ये बन गया, क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक यहाँ से मिला क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज़ लेस देन ए यूनियन बी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसकी इक्वल होती है, इसको नंबर 1 डाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अब ये वाला रह गया प्रूफ करना, इसी को प्रूफ करने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसकी इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से अगर ये मैं माइनस कर दूँ, ये हटा दूँ इसमें से, ठीक है, तो आपकी जो यूनियन की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, सबसेट कैट विल बी लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ से कॉमन वाला प्रोबेबिलिटी में माइनस कर रही हूँ। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। सो इट विल बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बिकॉज आपको पता है किसी भी सेट की किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होती है। सो अगर ये आपस में इक्वल हैं और मैं ये माइनस कर रही हूँ, ये 0 हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा कम तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ 0 तो पॉजिटिव, सो 0 यहाँ पॉजिटिव है, तो इसको हटाऊँ तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का, सॉरी। ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। सो यहाँ से आपको ये इनइक्वालिटी मिल गई। सो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ तो आपकी ये प्रॉपर्टी निकल आई, क्या, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is less than probability of A, which is less than probability of A union B, which is less than probability of A plus probability of B। ठीक है, सो बेसिक जो भी हमने टू इवेंट से रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज़ के फार्मूलाज है वी हैव डन इट। सो इनके साथ की कुछ करते हैं अब एग्जांपल्स। हाँ जी, फर्स्ट एग्जांपल करते हैं, सिंपल सा सम है। तो यहाँ पे उसने दिया है प्रोबेबिलिटी ए की, बी की और उनके इंटरसेक्शन की, और क्या निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सो हमें पता है फार्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसकी इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। तो सिर्फ करना क्या है, इसमें आपने प्रोबेबिलिटीज़ को क्या करना है, पुट, ठीक है, पुट करके इसको आपने क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। सो इट विल बी 2/25 प्लस 3/10। सो इसको सॉल्व करें, सो इट विल बी 20 प्लस 75 ओवर 250। सो ज़रा मेरे को इजी लगता है ऐसे सॉल्व करना, सो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सो इट विल बी 19/5।
50 सॉरी, ठीक है। तो ये आपकी क्या निकल आई प्रोबेबिलिटी। ये सम देखिए क्या कहता है, 2 डाइस आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई एंड टोटल ऑफ 8, ठीक है। अब जब 2 डाई टॉस किए जाते हैं, आपको पता है रोल किए हमने, तो वहाँ पे जो सैम्पल स्पेस बनती है कुछ इस तरह से, सो मैं सारी सैम्पल स्पेस नहीं लिख रही, सो यू नो इट, ये हम इस तरह से, ठीक है, क्लियर कि आपकी सैम्पल स्पेस बन गई। अब वो क्या कहता है कि मेरे पास 2 इवेंट है, एक ये इवेंट है, इसको मैं ए मानूँ, इसको क्या मानूँ कि इवन नंबर किस पे आए, सॉरी ये वाला इवेंट ए है, ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है। सो इवेंट ए में क्या है, इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, और इवेंट बी क्या है, टोटल ऑफ 8, ठीक है, कि टोटल सम क्या बन रहा है 8 बन रहा है, ठीक। सो इसकी हमने क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी। सो सैम्पल स्पेस हमारे में आप देखिए कितनी वैल्यूज़ हैं टोटल 36, तो एफ में मेरा जो एन है टोटल वैल्यूज़ वो कितनी है 36। अब मैं पहले ए में देखूँ कि इवन नंबर किस पे चाहिए मेरे को फर्स्ट पे, तो इसका मतलब 2 से लेके 6 तक, 4 1 से लेके 4 6 तक, 6 1 से लेके 6 6 तक, तो देखिए कितनी बन गई, ये 18 वैल्यूज़ बन गई, ठीक है, क्लियर। सो आपकी कितनी बन गई 18 वैल्यूज़, तो ये आपका बन गया M1 एक तरह का, ठीक। अब निकालते हैं बी क्या है, टोटल ऑफ 8, टोटल सम कितना बनना चाहिए 8। अब देखिए 8 कब बने, 2 के साथ 6 लगा लूँ, 6 एंड 2 लगाऊँ, 3 एंड 5, 5 एंड 3, 4 एंड 4। इसके अलावा देखिए कहीं पे बनता है ये टोटल, नहीं बनता, ठीक है, यही बन सकते हैं, क्लियर। और 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। तो इसमें M2 कितना बन गया 5। अब यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन सिर्फ क्या है, जहाँ पे फर्स्ट पे इवन नंबर आ रहा है वो सिर्फ ये 3 कॉमन है, ठीक है। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B में क्या क्या आ रहा है, 2 6 6 2 एंड 4 4, तो इसका मतलब M कितना बन गया 3, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमने निकालना क्या है, या तो फर्स्ट क्या है इवन डाई, सॉरी फर्स्ट पे इवन नंबर हो, और का मतलब मैं क्या निकालना चाहती हूँ A यूनियन B। फार्मूला हमने निकाल लिया, अब हम क्या निकालें, अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। तो वो फार्मूला के हिसाब से क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। सो A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A चाहिए, प्रोबेबिलिटी के A के फेवर में कितने हैं 18, सो 18/36, टोटल इवेंट्स क्या हैं 36, सो टोटल आउटकम्स क्या है 36, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B में फेवरेबल वैल्यूज़ कितनी हैं 5, टोटल कितनी है 36, तो ये बनेगा 5/36 माइनस इनकी इंटरसेक्शन में कितने इवेंट्स हैं, सॉरी आउटकम्स हैं 3, सो फेवरेबल 3 है डिवाइडेड बाय टोटल 36, तो इट इज़ 23 माइनस 3 किया तो 20/36, सो इट विल बी 4 से जाएगा आपका, तो ये बना 5/9, ठीक है। तो इट मीन्स आपकी A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/9, कि या तो क्या है इवन नंबर आए या उनका सम क्या है 8। क्लियर है ये सम। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अब ये सम देखें क्या कहता है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, इसको बोलते हैं इवेंट ए, और मतलब यूनियन कर रहे हैं, अ हार्ट मीन्स इवेंट बी, और मीन्स हम क्या कर रहे हैं यूनियन, और अ रेड कार्ड मतलब इवेंट सी। सो यहाँ तो मेरे को क्या मिले किंग मिले, यहाँ क्या मिले हार्ट का कार्ड मिले, यहाँ क्या मिले रेड कार्ड मिले, ठीक है। सो ए बी और सी मेरे 3 इवेंट है, सैम्पल स्पेस में आपके पास कितने कार्ड्स हैं 52 कार्ड्स हैं, सो मेरे पास जो एन है ना, ठीक है, एन कितना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 हैं, ठीक है। गेटिंग अ किंग का मतलब कि जो फेवरेबल आउटकम्स है इसके लिए 4 है, सो मैं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग निकालूँ या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालूँ, तो किंग की 4 ऑप्शन है फेवरेबल आउट ऑफ 52, तो क्या बना 1/13, या इसको 4/52 ही लिखा रहने देते हैं। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट। अब हार्ट के मेरे पास 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, तो फेवरेबल कितने हैं हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय
52, तो क्या बना 1 बाय, ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, सॉल्व करना आगे ईजी हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड कार्ड। रेड कार्ड देखिए कितने होते हैं, 26, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या बनी, 26/52, इसको 1/2 भी लिख सकते हो, ये मैंने लिख दी है अभी। अब इनकी मेरे को क्या चाहिए, यूनियन। तो हमने फार्मूला पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये तीनों प्रोबेबिलिटीज़ तो हमने निकाल ली। अब मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी की, मतलब क्या हो, किंग भी हो एंड हार्ट भी हो, ठीक है। तो वो आपको पता है कि किंग भी चाहिए और हार्ट का किंग चाहिए, तो क्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है हार्ट भी चाहिए, हार्ट का कार्ड चाहिए एंड रेड चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कितने केसेस होते हैं, 13 केसेस, तो ये बनी 13/, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ए इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है, किंग भी चाहिए और रेड किंग चाहिए। रेड किंग 2 होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 2/52, ठीक है जी, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की। किंग एंड रेड का मतलब रेड कलर में 2 किंग, रेड कलर में बेटे कितने किंग होते हैं, 2 होते हैं, और नहीं है, यहाँ पे एंड है। सो रेड कलर के 2 किंग होते हैं, तो 52 में से फेवरेबल कंडीशन सिर्फ 2 है, तो 2/52 इसकी प्रोबेबिलिटी। अब ए एंड बी एंड सी का मतलब कि प्रोबेबिलिटी वो किंग भी होना चाहिए, वो हार्ट भी होना चाहिए और वो रेड भी होना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ एक ही कार्ड होता है जो किंग भी हो, हार्ट भी हो और रेड भी, ठीक है। तो वो आपकी फेवरेबल कंडीशंस की सिर्फ आउटकम्स क्या है 1, सो क्या प्रोबेबिलिटी बन गई 1/2। अब करना क्या है, प्रोबेबिलिटी सारी आ गई, इसको फार्मूला में क्या करें, पुट, तो करें फार्मूला में पुट, मैं ऊपर लिख रही हूँ। सो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी बन रही है यूनियन सी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज़ 4/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 13/52 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 26/52 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी माइनस की, बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी माइनस की, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी माइनस की, प्लस क्या की, इन तीनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, प्लस ये यहाँ से वैसे ही कट रही है, ठीक है, ये आपस में कट गई, तो बचा क्या, ये बन गया 30 और 30 में से 2 कम किए तो ये बना 28, 28/52 बन गया। सो इसको सॉल्व कर लें। सो जो आपकी प्रोबेबिलिटी बन रही है ए यूनियन बी यूनियन सी की, वो क्या बन रही है 7/30, ठीक है, समझ में आ गया ये सम कैसे करेंगे। हाँ जी, अब ये सम देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 24 बॉल्स फ्रॉम 1 to 24, तो उनके ऊपर नंबरिंग की है, बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3 एंड बॉल 24। 1 बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम। उन 24 बॉल में से हमने एक बॉल क्या की, सिलेक्ट की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल हैज़ अ नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3 और 4, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कह रही हूँ, यहाँ 3 का मल्टीपल हो या 4 का, सो ज़रूरी नहीं है जो 3 का मल्टीपल हो 4 का हो, जो 4 का मल्टीपल हो 3 का हो सकता है दोनों जो हैं, जैसे 12 है, बॉल नंबर 12, वो 3 का भी मल्टीपल बन रही है एंड 4 का भी मल्टीपल बन रही है। इट मीन्स मैं कितनी इवेंट्स की बात कर रही हूँ, 2 इवेंट्स की। सो ए क्या है, दैट बॉल नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 3, और बी क्या है, बॉल नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 4। सो अगर मैं ए सेट निकाल लूँ तो इसमें क्या बनेगी, बॉल नंबर 3, बॉल नंबर 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24, ठीक है। सैम्पल स्पेस क्या है आपकी 1 से लेके 24 तक। अब बॉल नंबर बी निकालते हैं। बॉल नंबर बी में क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 क्या होंगे, 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24।
अगर मैं निकालूँ कि मल्टीपल ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब वो मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए और 4 भी होना चाहिए। तो वो बच्चे क्या बनता है, 12 बनता है, ठीक है। और क्या बनता है, 24 बनता है, ठीक है। ये क्लियर है। सो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है, 12, 24। और हमें चाहिए क्या कि इन दोनों की यूनियन चाहिए। मीन्स मेरे को एक्चुअली निकालनी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये आपने सॉल्व करना है। तो सम तो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे देखिए n कितने हैं, 24। ए के फेवर में देखिए M1 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस हैं। बी के फेवर में देखिए कितने केसेस हैं, M2 ले लूँ, 1 2 3 4 5 6 केसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बच्चे क्या बनी, 8/24। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बनी, फेवरेबल केसेस ओवर टोटल, दैट इज 6/24। ए इंटरसेक्शन बी के केस में कितने फेवर में हैं, 2। सो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बन रही है, 2/24। बस अब निकालना क्या है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी। तो फॉर्मूला हमें आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसकी इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 8/24। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 6/24 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बन गया 14, ये 12/24। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है, 1/2। ठीक है जी, समझ में आ गया ये सम। हाँ जी, अब नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, अब ये सम ज़रा ध्यान से देखते हैं। क्या कहता है, 2 अनबाइस्ड डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नीदर आर डबलेट नोर आर टोटल ऑफ 10 विल अपीयर। ठीक है। सो अगर डबलेट क्या होता है कि दोनों डाइस की टॉप के ऊपर क्या आ रहा है, सेम नंबर, जैसे 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया एंड सो ऑन। ठीक है। और टोटल मीन्स कि टॉप के ऊपर जो नज़र आ रहा है उसका सम क्या होना चाहिए, 10। सो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट निकालना चाहूँ, ठीक है, तो मैं डबलेट को बोलती हूँ इवेंट ए। सो लेट इवेंट ए क्या है आपका, डबलेट केस। ठीक है। सो उसके फेवर में क्या क्या आउटकम्स बचे हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। ठीक है। सैम्पल स्पेस आपको पता ही है, सैम्पल स्पेस में टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं, 36। तो एन मेरे पास कितना है, पॉसिबल आउटकम्स 36। ठीक है, क्लियर है। अब इवेंट बी क्या है, दैट टोटल ऑफ 10 अपीयर। ठीक है। सो सम क्या है, 10। सो सम 10 कब बनेगा, 3 + 7, सॉरी 3 + 7 नहीं हो सकता, 5 + 5, 4 + 6, 6 + 4। इसके अलावा देखिए कि कहीं पे और कोई चांस है जहाँ पे ये सम बन सकता है, नहीं। ठीक है। तो ये आपका क्या बना, 5 5 4 6 एंड 6 4। ठीक है। सो यहाँ पे आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी में क्या लाई कर रहा है, 5 5। मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे M1 मीन्स कि ए के फेवर में जो अकाउंट्स वैल्यूज़ हैं वो कितनी हैं, 6। M2 मीन्स बी के फेवर में जो आउटकम्स हैं वो कितनी हैं, 3। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स इन दोनों के फेवर में जो वैल्यूज़ हैं फेवर में वो कितनी हैं, 1। ठीक है। सो M1 आपका आ गया 6 जो रिलेटेड है ए के साथ, M2 आपके पास 3 जो रिलेटेड है बी के साथ, M1 आपका क्या, सॉरी M आपका क्या, 1 जो रिलेटेड है ए इंटरसेक्शन बी के साथ। इतनी बात क्लियर है। सो मैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी निकाल सकती हूँ, बी भी निकाल सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल सकती हूँ, यूनियन भी निकाल सकती हूँ। पर उसने पूछी क्या है, उसने जो पूछा है वो क्या है, नीदर आर डबलेट नोर आर टोटल ऑफ 10। दोनों ही नहीं आने चाहिए, मतलब ए नॉट मतलब डबलेट नहीं है, एंड नॉर का मतलब ना क्या है, सम ऑफ 10, एंड बी का भी क्या चाहिए, नॉट। इसका ये क्या है, नोर ऑफ, ये एक्चुअली बी है, तो नोर का मतलब मेरे को बी नॉट चाहिए एंड बी नॉट, ए नॉट चाहिए। इनकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। हमें पता है कि अगर मैं सेट थ्योरी पे जाऊं तो ए यूनियन बी का अगर नॉट करूं तो वो इसके इक्वल बनता है। इट मीन्स अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट निकालना चाहूँ तो दैट विल डेफिनेटली बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का नॉट। ठीक है, सो हमें पता है कि अगर मेरे पास जो हमने फार्मूलाज किए हैं, अगर मेरे पास एक ए नॉट की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट दी है, तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख लीजिए आप उसको, तो दैट विल बी 1। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिखा है, ए यूनियन बी। सो मैं क्या लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का नॉट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो आपको फार्मूला सेट थ्योरी में से ही डिराइव करना पड़ेगा, उसी फार्मूला को मैं प्रोबेबिलिटी में यूज़ करनी हूँ। ठीक है, सो इसकी निकालना मुश्किल था, पर ए यूनियन बी का मेरे को फार्मूला पता है, तो मैं पहले क्या निकालूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सो दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए के फेवर में आपको नज़र आ रहे हैं 6, टोटल आउटकम्स क्या हैं 36। बी के फेवर में नज़र आ रहे हैं 3, टोटल आउटकम्स क्या हैं 36। इंटरसेक्शन के फेवर में क्या है 1। सो यूनियन की प्रोबेबिलिटी 9 माइनस 8/36 बन रही है। सो आप इसको निकालो तो ये बनी 2/9। ठीक है जी, क्लियर है। सो हमारी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की बन रही है 2/9। Therefore probability of A naught intersection B naught is equal to probability of A union B का naught is equal to 1 minus probability of A union B। तो मैंने मल्टीपल फार्मूलाज को यहाँ पे क्या किया, यूज़। बात समझ में आई। ये क्या चीज़ है, ये एक्चुअली अगर इसको मैं टी मान लूँ या कुछ भी इवेंट मान लूँ, से सी मान लूँ, तो सी नॉट किसके इक्वल है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। यही फार्मूला बच्चे सिर्फ यूज़ किया और कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। ठीक है, तो ये क्या बनी, 1 माइनस ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/9। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, नीदर सम डबलेट आए और नॉर क्या है टोटल ऑफ 10, दैट विल बी 7/9। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। थोड़ा सा ट्रिकी है, पर सेट्स और प्रोबेबिलिटी को के फार्मूलाज को यूज़ करके हमने क्या है इसको सॉल्व किया। ठीक है जी, करते हैं इफ़ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बच्चे क्या होगी, 0, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी क्या है 5। ठीक है, अब उसने दिया क्या हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट दी है उसने 0.65, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी उसने दी है 0.65 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी उसने दी है कितनी, पी। ठीक है, तो वो कहता है कि फाइंड करो कि पी क्या है। अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसकी इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, पी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें अभी नहीं पता, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी क्या है 0। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से। हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विल बी 1। सो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसकी इक्वल बनी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, दैट इज 1 माइनस 0.65, so that will be 0.35। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 0.35। ठीक है, यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.65। तो यहाँ से बच्चे आप सॉल्व करो तो आपकी प्रोबेबिलिटी पी वैल्यू कितनी बन रही है 0.3। 0.3 को मैं 3/10 भी लिख सकती हूँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपकी क्या बन गई, 3/10। समझ में आ गया कैसे करेंगे इसको। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। ये एक टिपिकल सम है, आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ें क्या कहता है। उसने ए की, बी की, ए इंटरसेक्शन बी, तीनों की बच्चे प्रोबेबिलिटी दी है और वो पूछ क्या रहा है, चेक वेदर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए एंड बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड और नॉट। मतलब कि ये सही से डिफाइंड है यूजिंग द एक्सियम्स और नॉट। ठीक है,
अगर जो आपको दिया है इसके हिसाब से अगर आप निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकलेगी। जो गिवन है अगर मैं उसको यूज़ करते हुए प्रोबेबिलिटी निकालूं तो ये बच्चे आपकी प्रोबेबिलिटी जो बन रही है दैट इज़ 0.12 माइनस 6, तो ये भी 0.6 बन रही है। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी उनकी यूनियन की भी क्या बन रही है 0.6, उनकी इंटरसेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी, दो इवेंट्स की यूनियन की प्रोबेबिलिटी भी 0.6 है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी क्या है 0.6। ठीक है। अगर ये जो आपने निकाला इसको मैं फॉर्मूला में क्या करूं, यूज़ करूं। ठीक है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। हाँ जी, अब यहाँ देखिए हमने एक इनइक्वालिटी का रूल पढ़ा था, हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, बिकॉज ए यूनियन बी हमेशा सुपर सेट होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी शुड बी लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हमें गिवन क्या है, बट गिवन क्या है, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, अगर मैं इनइक्वालिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करूं तो मेरे को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी शुड बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, शुड बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एंड इट शुड बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज पुट कर दूँ, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर मैं करूं तो वो बन रही है 1.2 समथिंग। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी आपकी जो है सेटिस्फाई ही नहीं हो रही। ठीक है, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है सॉरी ये आपकी 1.1 हो सकती है, 1.2 क्योंकि इंटरसेक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो इनइक्वालिटी है ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये होल्ड, ये वाली प्रोबेबिलिटी या ये वाला जो फार्मूला है आपका ये होल्ड नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी कि जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो कंसिस्टेंटली डिफाइंड नहीं है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमा बी आर नॉट डिफाइंड कंसिस्टेंटली। ठीक है, क्योंकि जो आपकी इनइक्वालिटीज़ हैं या जो भी आपकी प्रोबेबिलिटीज़ दी हैं उसके ये ऑर्डर को क्या है फॉलो नहीं कर रहे। इसी के साथ की एक और एग्जांपल देखते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी ए की दी है, बी की दी है और ए यूनियन बी की दी है। तो चेक करना है कि जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं ए और बी की क्या वो कंसिस्टेंटली डिफाइंड है या नहीं। ठीक है, मैं अगर फॉर्मूला लगा के ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल, हम अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी दैट ए यूनियन बी इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस फार्मूला में बच्चे जो हमें गिवन है उसको मैं पुट कर रही हूँ और यहाँ से क्या निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये 0.9 ये 0.8, तो क्या बनी 0.1। ठीक है, हमें पता है कि 0.1 बन रही है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो अगर मैं ऑर्डर लगाऊं तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड इट विल बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ पुट करूँ तो देखें तो क्या ये कंसिस्टेंसी एश्योर कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप चेक कीजिए, यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करे हो तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करी है हर केस के लिए। ठीक है, इट मीन्स मैं क्या बोलूँगी दैट प्रोबेबिलिटी ए कॉमा प्रोबेबिलिटी बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। ठीक है, बात समझ में आ गई ये सम क्या करना है। ऐसे क्वेश्चंस में आपने ध्यान में रखना है कि कैसे आप निकालोगे सम को। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब करते हैं नेक्स्ट सम। हाँ जी, अब ये सम देखते हैं क्या कहता है कि मेरे पास ई एंड एफ दो इवेंट्स हैं जिनकी हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है, उनके इंटरसेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी दी है, तो उनकी यूनियन निकालनी है, नॉट ई और नॉट एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सिंपल सा सम है।
प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है ये, तो इसको क्या बोलते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की जगह पे ई यूनियन एफ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ तो करना ही कुछ नहीं है, फटाफट फार्मूले में से जो आपको वैल्यूज़ दी है वो फार्मूला में आपने क्या करनी है, पुट करनी है। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू 5/8। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी, अब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई मतलब दिस, यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ मतलब दिस। अब हमें पता है कि नॉट ई यूनियन नॉट एफ किसके इक्वल होता है, ई इंटरसेक्शन एफ इसका नॉट। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी क्या होंगी, आपस में इक्वल। सो हमें पता है कि किसी की अगर इसको मैं ए मान लूँ तो मैंने निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट किसकी इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज़ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ। सो अगर मेरे पास ए इंटरसेक्शन एफ आ जाए, ठीक है, जो हमें गिवन है, तो मैं क्या निकाल सकती हूँ ये। सो दिस विल बी इक्वल टू, इसको क्या लिखूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। तो ये क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8। ठीक है, तो ये क्या बन गई, 7/8। ठीक है, सिमिलरली अगर उसने आपको निकालने को दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ, आपने एंड और ध्यान में रखना है, उसी से सम चेंज हो जाता है। ठीक है, नॉट ई का मतलब ई का कॉम्प्लीमेंट, एंड का मतलब क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन, नॉट एफ मतलब एफ का कॉम्प्लीमेंट। अब इस केस में देखिए, अगर मैं फार्मूला को यूज़ करूं तो ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट बच्चे किसके इक्वल होता है, ई यूनियन एफ इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यही फार्मूला सेट में, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। अब ये अगर मैं इसको ए मान लूँ तो मेरे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी वो किसके इक्वल होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को फिर दोबारा क्या लिख दूँ, ई यूनियन एफ। इट मीन्स अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं किसकी प्रोबेबिलिटी लिखूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। ई यूनियन एफ हमने कहाँ निकाली, ये कितनी, 5/8। तो ये पुट करूँ तो ये क्या बन जाएगी, 3/8। ठीक है, समझ में आ गया सम। हाँ जी, अब करते हैं लास्ट सम ऑफ दिस वीडियो। हाँ जी, अब ये सम देखते हैं। सम देख के घबराना नहीं है, पहले उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो कहता है ईच कोफिशिएंट इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में कोफिशिएंट कौन से हैं, ए बी सी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ए बी सी की। इज डिटर्मिन्ड बाय थ्रोइंग एन ऑर्डिनरी 6 फेस्ड डाई। मतलब एक मैं डाई को रोल करती हूँ तो उसके ऊपर क्या आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं। ठीक है, उस नंबर के हिसाब से मैं क्या फाइंड कर रही हूँ, वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी। सो इट मीन्स जो ए कोमा बी कोमा सी हैं, इनकी वैल्यूज़ लाई करेंगी किसमें, 1 to 6 के बीच में। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इक्वेशन विल हैव द रियल रूट्स। क्योंकि आपकी ए बी सी की वैल्यूज़ 1 और 6 में लाई कर रही हैं, तो ये सारे आपको पता है ए बी सी क्या होंगे, पक्का पॉजिटिव एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड लेस दैन इक्वल टू 6। तो वो कहता है कि बताओ कि किस केस में आपका जो प्रोबेबिलिटी, बताओ कि किस केस में आपकी जो इक्वेशन है इसके रियल रूट्स होंगे। ठीक है, अब जो भी आपकी इक्वेशन है इसके रियल रूट्स कब होते हैं, जब डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट है क्या, b² - 4ac। सो b² - 4ac हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि सारी पॉजिटिव हैं। हाँ जी, अब देखिए इसका मतलब क्या है, हमने ए बी सी को कुछ वैल्यूज़ देनी है। तो अगर मैं सैम्पल स्पेस देखूं तो ए की वैल्यूज़ क्या हो सकती है, 1 to 6 कुछ भी, बी की 1 to 6, सी की 1 to 6। तो सैम्पल स्पेस में एक्चुअली कितनी वैल्यूज़ हैं बच्चे, n = 1 2 1 6 मीन्स 1 1 1 हो सकती है, 1 1 2 हो सकती है एंड सो ऑन। आपको पता ही है, जैसे हम 2 डाइस की कॉम्बिनेशन बनाते हैं वैसे ही हमने 3 डाइस का डाइस को रोल किया कह लो एक तरह से, तो उनसे हमने क्या बना लिया, कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर है। सो जो 3 नंबर हमने सिलेक्ट किए
वो उनका कॉम्बिनेशन बना लिया। अब क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन क्या चाहिए हमें 0 या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर क्या चाहिए ग्रेटर देन ए सी। अब आपको चाहिए कि b की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है 1 और मैक्सिमम क्या हो सकती है 6। तो बी स्क्वायर क्या बना, मिनिमम बना 1 और मैक्सिमम बन गया 36। इट मीन्स मेरे को a इंटू सी क्या है लेस देन 36 चाहिए। ठीक है, a इंटू सी क्या चाहिए लेस देन 36। ठीक है, एंड बी स्क्वायर से भी वो क्या चाहिए लेस चाहिए। अब अगर मैं इस सैम्पल स्पेस से फेवरेबल केसेस निकालूं जिस केस में बी स्क्वायर क्या है लेस देन ए सी, तो बच्चे मैं फेवरेबल केसेस निकालने के लिए पहले बी को कंसिडर करती हूँ। सपोज़ मैं ये वाला स्पेस छोड़ रही हूँ, 3 स्पेसेस ले रही हूँ, तो पहले मैं बी को लेती हूँ 1, फिर मैं ले रही हूँ बी को 2, अगली बार मैं बी को ले सकती हूँ 3, अगली बार ले सकती हूँ 4, अगली बार ले सकती हूँ टेबुलर में बना लेते हैं। चलो, सैम्पल स्पेस हमारी क्या है 216 टोटल वैल्यूज़। ठीक है, हमने निकालना क्या है रियल रूट्स के लिए आपकी ABC की क्या वैल्यू होनी चाहिए। रियल रूट्स कब बनते हैं, जब बी स्क्वायर क्या हो ग्रेटर देन 4AC। इट मीन्स बी स्क्वायर बाय 4 शुड बी ग्रेटर देन AC। ठीक है, क्लियर है। सो मैंने यहाँ पे बी स्क्वायर बाय 4 डिफाइन किया है। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से करेंगे। आपको पता है कि b की वैल्यू क्या हो सकती है 1 से 6 के बीच में, तो बी स्क्वायर आपका क्या होगा 1 से 36 के बीच में। ठीक है, तो 1 हो सकता है, ठीक है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है। तो बी स्क्वायर बाय 4 मैं निकाल रही हूँ। ठीक है, सो बी स्क्वायर बाय 4 आपका क्या बनेगा 1/4 इस तरह से। तो इसका मतलब आपका बी स्क्वायर क्या है, यहाँ 1/4 से छोटा, या 1 या 2 पॉइंट, ये बनेगा आपका 2.5 आई थिंक सो, नहीं 2.5 नहीं होगा, ये होगा 2.25। ठीक है, ये बना 4, ये आपका 6.25 आई थिंक्स बन जाएगा, और ये आपका बनेगा 9। ठीक है, सो मैं ये वाले केसेस यहाँ पे एक बार डिफाइन कर देती हूँ कि जब आपका बी स्क्वायर बाय 4 मैं ले रही हूँ, बी स्क्वायर बाय 4 क्या है 1/4 है, 1 है, 2.25 है, 4 है, 6.25 है एंड 9 है। AC इंटीजर हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव इंटीजर्स में होगी, तो डेसिमल्स आप नहीं भी कंसिडर करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब AC की कौन सी वैल्यूज़ होंगी जिसके लिए आपका बी स्क्वायर ओवर 4 दैट इज़ 1/4 क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू AC। ठीक है, सो आपकी कोई भी AC की मिनिमम वैल्यू आप 1 भी, हाँ जी, आप AC की मिनिमम वैल्यू 1 भी डालो तो उसकी मल्टीप्लिकेशन 1 बन रही है। इट मीन्स आपका जो बी स्क्वायर बाय 4 है वो किसी भी हाल में ग्रेटर देन AC नहीं बनेगा अगर मैं AC को 1 लूँ या 2 कुछ भी। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया नल मीन्स 0। तो यहाँ से कोई केस आपको फेवर में नहीं मिला। कब, जब आप b की वैल्यू, ये कौन सा केस है जब b की वैल्यू 1 है, ये b की वैल्यू 2 के लिए, ये 3 बाकी रेस करती हूँ ज़रा, नहीं तो ना कन्फ्यूजन ही होती रहती। b की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, ये जो वैल्यूज़ हैं ये बी स्क्वायर बाय 4 की हैं। ठीक है, जो यहाँ अंदर लिखी हैं, ये b की वैल्यू 3 के लिए, ये 4 के लिए, ये 5 के लिए और ये 6 के लिए। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए कि अगला मेरे को चाहिए दैट ये वैल्यू, ये क्या है बी स्क्वायर बाय 4, दिस शुड बी ग्रेटर दैन a इंटू सी। बी स्क्वायर बाय 4 क्या है 1 है, सो 1 इज शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 इंटू 1। इसके अलावा कोई पॉसिबल वैल्यू यहाँ नहीं आ सकती, तो मैंने क्या लिख दी 1,1। हाँ जी, अब आगे देखिए क्या है कि अगर आपकी वैल्यू a इंटू सी की वैल्यू 2.25 से कम होनी चाहिए या उसके इक्वल, तो वो कौन सा केस बनता है 1 2 और 1 को मल्टीप्लाई करूँ, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करूँ। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू ले लो तो उसके लिए ये केस सेटिस्फाई, ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। अब मेरे को वैल्यू क्या चाहिए लेस देन 4। लेस देन 4 कब आएगा, या मैं 1 लूँ, या मैं 1 2 लूँ, या 1 3 लूँ। लेस देन इक्वल टू 4 की बात करें हैं, या 1 4 लूँ। ठीक है, यहाँ क्या ले लूँ
2 1 ले लूँ या 2 2 ले लूँ। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और कोई केस कंसिडर नहीं हो रहा। चेक कर लीजिए आप, कहीं पे भी आपका जो वैल्यू है वो 4 से कम नहीं बन रही। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, सॉरी 4 से ज़्यादा बाकी केसेस में बनेगी, इस केस में सिर्फ 4 से कम बन रही है। अब हमने लेनी है वैल्यू ए और सी की मल्टीप्लिकेशन क्या है, लेस देन इक्वल टू 6 हो। तो क्या बनेगा, 1 1 से लेके 1 6 सारा कवर कर लेगा। तो ये 6 वैल्यूज़, 2 1 कवर होगा, 2 2 कवर होगा, 2 3 कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब क्या कवर होगा, 3 1 कवर होगा, 3 2 कवर हो जाएगा। इसके अलावा क्या कवर हो जाएगा, 4 1 कवर हो जाएगा। ठीक है, और क्या कवर होगा, 5 1 कवर होगा, और क्या कवर होगा, 6 1 कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टोटल वैल्यूज़ आपको 1 मिल रही है, यहाँ टोटल वैल्यू 3 मिल रही हैं, यहाँ टोटल वैल्यू देखिए कितनी बन रही है, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, ये मैंने मिस कर दिया। यहाँ पे लेस देन 4 पे 3 1 भी हो सकता है और 4 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल रही हैं। 6 यहाँ से मिल रही हैं, 3 यहाँ से मिल रही हैं, यहाँ से 2 मिल रही हैं, तो 9 एंड 2 11 12 13 एंड 14 वैल्यूज़ मेरे को यहाँ से मिल रही हैं। अब 9 चाहिए, ए और सी की मल्टीप्लिकेशन लेस देन इक्वल टू 9, तो 1 से लेके 1 1 से लेके 1 6 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है इसी की। 2 1 हो सकती है, 2 2 हो सकती है, 2 3 2 4 कोई भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 1 हो सकती है, 3 2 हो सकती है, 3 3 हो सकती है, क्योंकि लेस देन 6 चाहिए। ठीक है, सॉरी लेस देन इक्वल टू 9 चाहिए रियल रूट्स के लिए। ठीक है, तो इक्वल रूट्स भी कवर हो रहे हैं, अनइक्वल रूट्स भी कवर हो रहे हैं। अब 4 1 भी हो सकती है, 4 2 भी हो सकती है, 4 3 नहीं हो सकती, 5 1 हो सकती है और 6 1 हो सकती है। इसके अलावा कोई पॉसिबल वैल्यू यहाँ नहीं आ सकती। तो देखिए पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 6 17। सो टोटल आपके रियल रूट्स के फेवर में जो आउटकम्स हैं, सो आउटकम्स इन फेवर ऑफ रियल रूट्स बच्चे वो क्या बन रही है, 1 3 8 14 एंड 17, इनको ऐड कर दें तो देखिए क्या बना, ये 12 बन गया, 12 प्लस 14 बन गया आपका 26, 26 प्लस 17 बन गया आपका 43। सो आपके जो, ये अब मैं इरेज कर रही हूँ, आपके जो फेवर में, फेवर मीन्स जब बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर दैन 4ac होगा, उस केस में कितनी वैल्यूज़ फेवर में है, 43 वैल्यूज़। इसका मतलब m मैंने क्या ले लिया, 43। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 2 1 6। 43 के अलावा जितनी वैल्यूज़ हैं वो नॉन रियल रूट्स के फेवर में है, मतलब वहाँ पे वैल्यूज़ क्या हैं, लेस देन दिस। ठीक है, सो अगर आपने नॉन रियल रूट्स निकालने हैं ना, तो भी हम क्या निकाल लें, रियल के लिए वैल्यूज़ निकाल लें और माइनस करके क्या निकाल लें, नॉन रियल के लिए फेवरेबल केसेस। अगर मैं निकाल लूँ आउटकम इन फेवर ऑफ नॉन रियल रूट्स, तो वो बच्चे क्या बनेंगी, 216 माइनस 43, सो इट विल बी आई थिंक सो 173। ठीक है, क्लियर है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रियल रूट्स बच्चे क्या होगी, 43 बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स 216। इसी तरह क्वेश्चन पूछी नहीं है, फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन रियल रूट्स क्या होगी, आप 1 माइनस ये करके भी कर सकते हो या ये प्रोबेबिलिटी को भी यूज़ कर सकते हो, 173 बाय 216। आउटपुट दोनों केसेस में क्या आ रही है, सेम। ठीक है, इसी तरह आप इस सम को इक्वल रूट्स के लिए भी प्रूफ कर सकते हो। इक्वल रूट्स कब होंगे, जब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac मीन्स कि बी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ac चाहिए। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे तो 1/4। ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू 2 पुट करूँगी तो 2/4, 3 पुट करूँगी तो 9/4। ठीक है, 4 पुट करूँगी तो 4 एंड 5 पुट करूँगी तो 25/4, 6 पुट करूँगी तो 36/4। सो ये 9 बनेगी, ये डेसिमल्स में बनेगी, ये 4 बनी, ये भी डेसिमल्स में बनी, ये 1 बनी, ये 1/4 बनी।
सो मेरे को क्या चाहिए, a इंटू सी शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है, इसको x लिख लूँ. सो आई वांट ए सी वेयर ए सी इज इक्वल टू a इंटू सी इज़ x. तो मेरे पास ऐसा कोई ए सी नहीं है क्योंकि ए सी इंटीजर है, तो फ्रैक्शंस में आंसर आ नहीं सकता. तो ना ये आंसर अलाउड है, ना ये आंसर अलाउड है, ना ये आंसर अलाउड है. ठीक है, तो आंसर कौन सा अलाउड है, ये वाला. इसके लिए ए सी में क्या कॉम्बिनेशन चाहिए मेरे को, 1 1, क्योंकि 1 इंटू 1 का आंसर सिर्फ 1 के इक्वल होगा. अब 4 आंसर कब आएगा, जब आंसर 2, 2 होगा. ठीक है, अब 9 आंसर कब आएगा, जब 3, 3 होगा. सो इक्वल रूट्स के लिए आपके पास वैल्यूज़ क्या हैं, 1 1, ए सी की वैल्यू क्या है 1 1, ए सी की वैल्यू 2 2, ए सी की वैल्यू 3 3. मतलब ए और सी अगर मेरे क्या हो जाएं, ठीक है, तो उस केस में बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस. सो बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 ए स्क्वायर मीन्स. हाँ जी, इस वीडियो में बस इतना ही. आई होप कि इस वीडियो में जो भी हमने सम किए वो क्लियर हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है या इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर आपकी कोई सजेशंस भी हैं रिलेटेड टू वीडियोस तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ. टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे.